हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हम लोग मिले हैं अपने पार्ट 3 को कंप्लीट करने के लिए। याद करो, हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट करा था अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1 कवर कर लिए, जहां पर हमने सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के क्या बेसिक्स होते हैं हमने उसके बारे में बात करी थी। फाइनल अकाउंट्स क्यों बनाए जाते हैं, किसके काम आते हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनल अकाउंट्स आते किसके काम है, और फाइनल अकाउंट्स हमें क्या बना के देती है। हमें बिजनेस का परफॉर्मेंस भी बताती है और साथ में हमें बिजनेस की पोजीशन के बारे में भी बताती है। ये हमने बात करी थी पार्ट नंबर 1 के अंदर। हम लोगों ने पार्ट 2 के अंदर पूरा का पूरा डिटेल बात करी किसके बारे में, सर ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, कैसे बनता है, किस चीज को मिला के बनाया जा सकता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट हमें बताता क्या है सर, और ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं वो हम लोगों ने बेटा याद नहीं करी थी, हम लोगों ने लॉजिक के साथ बात करी थी। आप इसलिए पार्ट 2 जरूर देखो, तभी आपको ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में जानकारी बहुत अच्छे से मिलने वाली है। आज हमारी लास्ट डिस्कशन है इस चैप्टर के ऊपर, क्योंकि आज हम बात करेंगे पूरी की पूरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में और साथ में बैलेंस शीट के बारे में। बेटा आज की क्लास ज्यादा मुश्किल है ही नहीं। क्यों सर? क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 में सारी मेहनत थी जो हमने करनी थी, जो कि हमने कर ली है। इसीलिए पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखोगे तो पार्ट 3 में उतना मजा नहीं आएगा, हाँ कि ना। इसलिए सीक्वेंस वाइज ही फॉलो करोगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर, फाइनल अकाउंट्स सर, बहुत मुश्किल चैप्टर लगता है सर। बेटा मुश्किल नहीं है, बहुत ही जरा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है। इसमें शॉर्टकट मारोगे तो सर बात नहीं बनेगी बेटा, एग्जाम में नंबर भी नहीं आएंगे। और 12th स्टैंडर्ड में जब जाओगे तो जब तक आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं होगा सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है, ग्रेजुएशन में जाओगे, मास्टर्स की तैयारी करोगे या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करोगे सर, वहां पर बीकॉम भी करेंगे, बीबीए भी करेंगे सर, फाइनल अकाउंट का चैप्टर तो आता ही आता है। अब आप सोच लो मैं कितनी इंपॉर्टेंट आपसे बात कर रहा हूं। तो आज हमारी पार्ट 3 है। आज हम बात करने वाले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और साथ में बैलेंस शीट। सामने देखते हैं और स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। हाँ जी, ये देखो, आज हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक बिल्कुल किसके बारे में सर, एक तो बात करेंगे सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में और साथ में बात करेंगे बैलेंस शीट के बारे में। लेकिन अभी सबसे पहला टॉपिक हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा क्योंकि हम लोग इस चैप्टर के साथ ही चल रहे हैं, पार्ट नंबर 2 में हम लोगों ने पूरा का पूरा डिटेल ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बात करी थी। आज हम बात करने लगे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। सर ये अकाउंट तो नाम से ही बता रहे कि ये किस काम का अकाउंट है। बेटा हाँ कि ना, इसके तो नाम में ही लिखा है कि मैं क्या करूंगा, मैं क्या बताऊंगा आपको। ये हमें बताएगा बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस। अगर ध्यान से अगर याद हो आपको पार्ट 2, तो ट्रेडिंग अकाउंट भी प्रॉफिट एंड लॉस ही बताता था। बोलो हाँ कि ना। सर ट्रेडिंग अकाउंट भी प्रॉफिट एंड लॉस बताता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी प्रॉफिट एंड लॉस बताएगा। सर कुछ तो फर्क था, बिल्कुल फर्क था, इसीलिए तो पार्ट 2 देखनी है पहले। ट्रेडिंग अकाउंट भी प्रॉफिट एंड लॉस बताता था, लेकिन याद करो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते थे और सिर्फ डायरेक्ट इनकम आती थी। याद करो, वो खर्चे और वो इनकम आती थी जिनका गुड्स की प्रोडक्शन से डायरेक्टली लेना देना था। ऐसी कोई भी चीज जिसका गुड्स की प्रोडक्शन से डायरेक्टली लेना देना नहीं था, वो कभी भी ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट नहीं बना था। ये हमने सीखा था, हाँ कि ना। इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट नेचर की चीजों को ही कंसीडर करता था। एक तरफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस और दूसरी तरफ डायरेक्ट इनकम, जिनका डायरेक्ट रिलेशन गुड्स की प्रोडक्शन से था। लेकिन भाई और भी तो खर्चे होते हैं बिजनेस के, बिल्कुल होते हैं सर, जिसका गुड्स की प्रोडक्शन से डायरेक्टली लेना देना नहीं होता है। भाई बिजनेस तो अपना नेट प्रॉफिट निकालने के लिए बैठा है ना, हर चीज को कैलकुलेट करने के लिए नेट प्रॉफिट चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। सर हम सिर्फ डायरेक्ट नेचर की चीजों को कंसीडर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय, लेकिन और भी तो तमाम खर्चे जिनका गुड्स की प्रोडक्शन से डायरेक्टली लेना देना नहीं है, लेकिन सर खर्चे भी है ना, खर्चे तो है ही, तो हमें उसको तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रेडिंग अकाउंट के दौरान हम सिर्फ और सिर्फ उन गुड्स की, उस प्रोडक्शन प्रोसेस की बात करते थे जहां पर, जैसे हमने कहा भी था कि ट्रेडिंग अकाउंट एक फैक्ट्री अकाउंट है जहां पर हम गुड्स की प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो गुड्स की प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी खर्चे थे हम लोग ट्रेडिंग में डालते थे, और गुड्स की प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी इनकम होती थी हम उसे वहां पर दिखाते थे। तो आज हम पीएनएल की बात कर रहे हैं और हम बात करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की और इनडायरेक्ट इनकम की। क्यों सर? क्योंकि ये खर्चे भी है, इनकम भी है, लेकिन इनका डायरेक्ट गुड्स की प्रोडक्शन से लेना देना नहीं है। तो जिन जिन खर्चों और जिन इनकम का गुड्स की प्रोडक्शन से डायरेक्टली लेना देना नहीं होता है बच्चों, उसी को हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम कहते हैं, जो कि पीएनएल का पार्ट बनते हैं। आओ जरा, अब सबसे पहले ये बताओ, जब हमने लास्ट क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोगों ने डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम को कंसीडर करा था, और लास्ट में हमारा निकल के आया था ग्रॉस प्रॉफिट। याद करो क्या निकल के आया था सर? ग्रॉस प्रॉफिट। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट था, इसने हमें ये बताया था कि हमने हमारी यहाँ पर हमने डायरेक्ट इनकम डाली थी सारी की सारी, याद करो, और यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस डाले थे, हाँ कि ना। भाई सिंपल सी बात है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है तो एक तरफ एक्सपेंसेस लिखने पड़ते हैं और दूसरी तरफ इनकम लिखनी पड़ती है। अगर इनकम ज्यादा होती है एक्सपेंसेस से तो हम कहते हैं प्रॉफिट आ गया, एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं इनकम से तो हम कहते हैं सर लॉस आ गया।
हमारे केस में इनकम ज्यादा थी और एक्सपेंसेस क्योंकि कम थे तो हमारा प्रॉफिट आया था। लेकिन सर ये ग्रॉस प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट नहीं था। सर ट्रेडिंग अकाउंट तो ग्रॉस ही बताता है। बिल्कुल बेटा, ग्रॉस इसीलिए तो बताता है क्योंकि हमने सिर्फ अभी डायरेक्ट नेचर की चीजों को कंसीडर करा था। कोई चीज नेट कब आती है? जब आप सारी चीजों को कंसीडर कर चुके होते हो। लेकिन ट्रेडिंग में तो सर सिर्फ हम लोगों ने डायरेक्ट नेचर की चीजों को कंसीडर करा था। आज पीएनएल के अंदर हम लोग इनडायरेक्ट चीजों को भी कंसीडर करेंगे, तब जाके हमारा नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस निकल के आएगा। बहुत बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन होता है कि सर ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस ही क्यों आता है? ग्रॉस इसलिए आता है क्योंकि हम सिर्फ डायरेक्ट नेचर की चीजों को कंसीडर करते हैं, इनडायरेक्ट चीजों को अभी कंसीडर करना बाकी होता है, जिसको आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंसीडर करने वाले हैं। तभी पीएनएल अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस की जानकारी मिलती है, क्योंकि नेट प्रॉफिट तक आते आते हम डायरेक्ट नेचर की चीजों को तो कंसीडर कर ही चुके हैं। आज हम पीएनएल अकाउंट में इनडायरेक्ट नेचर की चीजों को भी कंसीडर करेंगे और हमें नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस की जानकारी मिलेगी। हाँ कि ना? देखो अब जरा, सबसे पहले तो बताओ, ये जो प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट आया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, वो बिजनेस के लिए फायदा है कि नुकसान है? आप कहोगे सर ये तो फायदा है। और आपको तो पता है कोई भी अकाउंट, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, चाहे ट्रेडिंग अकाउंट हो, एक्स अकाउंट हो, वाई अकाउंट हो, जी अकाउंट हो, ऐसा कोई अकाउंट जो प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी देता है सर वो नॉमिनल अकाउंट होता है। इसका मतलब सर पीएनएल में भी वही काम होगा। बिल्कुल, इसका मतलब पीएनएल अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी दे रहा है। इसीलिए हर नुकसान में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होगा? डेबिट। और हर फायदे में हम पीएनएल अकाउंट को क्या कर देंगे बच्चों? क्रेडिट। ये खूब डिटेल हम लोगों ने अपने पार्ट 2 में कवर करी है बहुत ही अच्छे से। यहां देखो अब आप एक बारी, अगर मैं आपसे बात बोलूं, उसका मतलब सर पीएनएल अकाउंट के डेबिट में सारे एक्सपेंसेस लॉसेस आएंगे। बिल्कुल। और पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में सारे इनकम्स और गेन आएंगे। कौन सी वाली? डायरेक्ट वाली कि इनडायरेक्ट वाली? सर डायरेक्ट वाली तो ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट में कंसीडर हो चुकी है। आज हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, जहां पर सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि इन्हीं को रिकॉर्ड करना तो बाकी रह गया। डायरेक्ट को तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं सर। हाँ कि ना? तो देखो जरा क्या क्या खर्चे आ सकते हैं। सर रेंट आ सकते हैं, बिल्कुल। स्टाफ की सैलरी आ सकती है। सर इन सब चीजों का गुड्स की प्रोडक्शन से डायरेक्टली कोई लेना देना है ही नहीं। डेप्रिसिएशन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। बिजली के बिल, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बिल्कुल आ सकते हैं सर। और सर टेलीफोन बिल्स आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। और बच्चों किसी भी नाम से और कोई भी खर्चा, कैरेज आउटवर्ड, ये सेल्स के वक्त का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है। हाँ कि ना? कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में हमने बात करी थी सर। कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड क्या होते हैं? कैरेज का मतलब तो बेटा ट्रांसपोर्टेशन किराया है। कैरेज इनवर्ड का मतलब था जब हम माल मंगाते हैं, जब हम रॉ मटेरियल्स परचेज करते थे, जो हम किराया पे करते थे, वो कैरेज इनवर्ड था। उसका लेना देना गुड्स की प्रोडक्शन से डायरेक्टली था, इसलिए हमने उसको ट्रेडिंग में डाला। लेकिन ये जो कैरेज आउटवर्ड है, ये तो शोरूम का खर्चा है, सेल्स के वक्त का खर्चा है। तो इसलिए कैरेज आउटवर्ड एक एक्सपेंस तो है, लेकिन ये फैक्ट्री का थोड़ी ना सर, ये तो सेल के वक्त का है। इसीलिए जो फैक्ट्री के खर्चे होते हैं वो आते थे ट्रेडिंग में, जो शोरूम के खर्चे हैं बेटा वो आते हैं पीएनएल अकाउंट में। और पीएनएल अकाउंट का घर का नाम भी बेटा हमने रख दिया शोरूम। हाँ कि ना? सर नाराज ना हो जाए ना कहीं पीएनएल अकाउंट, क्योंकि ट्रेडिंग का तो हमने नाम रखा था, अब इसका नाम नहीं रखेंगे तो ये तो नाराज हो जाएगा हम लोगों से। तो हमने नाराज थोड़ी ना करना है। हाँ कि ना? अकाउंट्स खराब हो जाएगी सर अगर किसी भी चीज को नाराज कर दिया, तो हमने नाराज नहीं करना। जैसे हमने ट्रेडिंग अकाउंट का नाम क्या रखा था? फैक्ट्री अकाउंट, उसी हिसाब से हम पीएनएल अकाउंट का नाम क्या रख रहे हैं? शोरूम अकाउंट। हाँ कि ना? तो ये सब मैंने वो खर्चे, तमाम खर्चे डाल दिए जो गुड्स की प्रोडक्शन से, जिनका डायरेक्टली कोई एसोसिएशन नहीं है, या डायरेक्टली गुड्स की प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है सर। इसीलिए सारे के सारे कहला रहे हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हाँ कि ना? और सर कोई इनडायरेक्ट इनकम बिल्कुल हो सकती है। सबसे पहले तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट था, ये फायदा था जो ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू आया था, सबसे पहले तो वो पीएनएल की क्रेडिट साइड में आएगा क्योंकि फायदा है। हाँ कि ना? आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर। ये मैंने ग्रॉस प्रॉफिट लिख लिया ऑलरेडी। भाई ये ग्रॉस प्रॉफिट जो आया है उसमें हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम को कंसीडर करने के बाद हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया था। अब उस ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर ही तो मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम को लिख के तभी तो अपने नेट प्रॉफिट तक पहुंचूंगा। हाँ कि ना? बच्चे यहां पर भी कंफ्यूज होते हैं कि सर पीएनएल अकाउंट में हमने ग्रॉस प्रॉफिट क्यों लिखा? बेटा हमारा पर्पस है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जानना। खुद बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट बना के हम लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया था, मतलब हमने डायरेक्ट नेचर की चीजों को कंसीडर कर लिया था। तो अब इस ग्रॉस प्रॉफिट के बाद इनडायरेक्ट खर्चों और इनडायरेक्ट इनकम को मैं जब कंसीडर कर लूंगा तो ऑटोमेटिकली नेट प्रॉफिट या नेट लॉस तक तभी तो पहुंचूंगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट को छोड़ थोड़ी ना सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर ही तो मुझे इनडायरेक्ट चीजों को कंसीडर करना है ताकि मैं नेट प्रॉफिट या नेट लॉस तक पहुंच सकूं बच्चों। हाँ कि ना? तो ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट था, फायदा था, इसलिए पीएनएल अकाउंट के कौन सी साइड में रिकॉर्ड हुआ है? क्रेडिट में सर। नॉमिनल अकाउंट है पीएनएल अकाउंट, तो हर एक्सपेंस या लॉस के केस में पीएनएल अकाउंट डेबिट हो रहा है और हर फायदे में पीएनएल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है सर।
नॉमिनल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? ऐसा कोई भी अकाउंट जो हमें प्रॉफिट या लॉस की जानकारी देता है बेटा, वो नॉमिनल अकाउंट ही होता है ना। और सर और कौन सी इनकम आ सकती है? कोई भी इनडायरेक्ट इनकम। भाई डायरेक्ट इनकम तो वो थी जिसका गुड्स की प्रोडक्शन से डायरेक्टली एसोसिएशन था, डायरेक्टली उसका लेना देना था, तो सेल्स ही होती है ऐसी इनकम, हाँ कि ना। तो हमने वो ट्रेडिंग में डाली थी। और यहां पर कोई इनकम बता दो, कोई भी इनकम। सर बिजनेस को कहीं से इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, हाँ कि ना। अब सर ये तो इनकम ही तो है, लेकिन इसका गुड्स की प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। हमारे बिजनेस ने कई शेयर्स खरीद के रखे हुए थे, तो बिजनेस को डिविडेंड रिसीव हो रहा था। अरे वाह सर, इनकम है कि नहीं है? सर बिल्कुल इनकम है, लेकिन सर इसको आप डायरेक्ट इनकम थोड़ी ना कह सकते हो, ये तो बिजनेस की एक इनडायरेक्ट इनकम है। बच्चों समझे कि नहीं समझे? तो पीएनएल अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में यही तो मेन फर्क था। ट्रेडिंग अकाउंट बात करता है सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज के बारे में, जिसमें बिजनेस डील करता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं आपसे बात करूं तो ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग, बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड बातें ही आती हैं, जिसमें बिजनेस डील करता है, हाँ कि ना। खुद बताओ, ट्रेडिंग के अंदर तो हम बात ही करते हैं गुड्स, गुड्स मतलब जिसमें हमारा बिजनेस डील करता है, चाहे फिर वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, चाहे फिर वो डायरेक्ट इनकम हो। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस थे जो गुड्स से रिलेटेड थे, डायरेक्ट इनकम वो इनकम थी जो गुड्स से रिलेटेड थी। तो बेटा गुड्स से रिलेटेड अगर कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो वो बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो है, जिसमें बिजनेस डील करता है, हाँ कि ना। तो मतलब सिंपली याद रखो, ट्रेडिंग अकाउंट तो है ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसमें बिजनेस ऑपरेट करता है, जिस चीज का बिजनेस है हमारा, हाँ कि ना। वेयर एज अगर आप पीएनएल अकाउंट की बात करो तो बेटा पीएनएल अकाउंट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अच्छा ध्यान से देखो आप, ये रेंट, सैलरी, ये टेलीफोन बिल्स, कैरेज आउटवर्ड, ये सब चीजें बेटा क्या है? ये तो बिजनेस की सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, हाँ कि ना। लेकिन अगर मैं यहां पर लिख दूं टू इंटरेस्ट पेड, हमने कहीं से लोन लिया था और हमने इंटरेस्ट पे करा है, सर खर्चा तो है बेटा। सिंपल सी बात है, जो चीज डायरेक्ट नेचर की नहीं है वो पीएनएल में ही आएगी, जो डायरेक्ट नेचर की थी वो तो आ गई ट्रेडिंग के अंदर। तो इंटरेस्ट पेड भी तो खर्चा है, लेकिन इस इंटरेस्ट पेड का बिजनेस की डीलिंग एक्टिविटी से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, गुड्स की प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस तो नहीं हुआ, तो ये कौन सा एक्सपेंस हो गया? ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। तो खुद बताओ, ये रेंट, सैलरी, बिजली का बिल, कैरेज आउटवर्ड, टेलीफोन बिल्स, ये तो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए करे हुए एक्सपेंसेस हैं, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तो है ही। लेकिन इंटरेस्ट पेड जो खर्चा है वो बिजनेस का एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इसका मतलब नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इसका मतलब सर जब हम पीएनएल अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर ऑपरेटिंग के साथ साथ नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी कंसीडर की जाती हैं। खुद देखो ना, ये जो इंटरेस्ट रिसीव है, ये जो डिविडेंड रिसीव है, खुद बताओ क्या बिजनेस, जो हमारा बिजनेस है उसका यही काम है इंटरेस्ट रिसीव करना, उसका बिजनेस है? बिल्कुल नहीं सर। डिविडेंड सर कभी 2-4 साल में मिलता है। सर इनकम तो है, लेकिन बेटा मैं कह रहा हूं इनकम तो है, लेकिन क्या ये डायरेक्ट इनकम है? क्या बिजनेस इसी में डील करता है? क्या ये बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी है इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव करना? नहीं सर, इनडायरेक्ट इनकम है। तो बेटा अगर इनडायरेक्ट कोई भी चीज है तो वो पीएनएल का पार्ट बनेगी। इसीलिए मैं यहां पर भी कह सकता हूं कि पीएनएल अकाउंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी आते हैं, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी आते हैं। और आपने सामने देखा भी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से हो गए थे? रेंट, सैलरी, टेलीफोन बिल्स, बिजली के बिल, और साथ में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी आ रहे थे, बोलो हाँ कि ना। उसी हिसाब से पीएनएल अकाउंट में हमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी देखने को मिलती है, जैसे कि डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड। बड़ी सिंपल सी बात है, ट्रेडिंग पीएनएल में कभी कंफ्यूज होना ही नहीं है सर। ट्रेडिंग एक्टिविटी में, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो चीजें आती हैं जो डायरेक्ट, जिनका गुड्स से लेना देना है, चाहे फिर वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, चाहे फिर वो डायरेक्ट इनकम हो। तो सिंपल सी बात है, जब मैं ट्रेडिंग के अंदर बात ही कर रहा हूं डायरेक्ट नेचर की चीजों की, जिनका गुड्स से लेना देना है, तो सर मैं बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी की ही तो बात कर रहा हूं। इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी को ही शो करता है। वेयर एज जब मैं पीएनएल की तरफ आता हूं तो वहां पर सर तमाम खर्चे दिख सकते हैं, जो नॉन ऑपरेटिंग भी होंगे और ऑपरेटिंग भी होंगे। आपने सामने देख भी सकते हैं, जैसे कि हाँ कि ना, कुछ खर्चे आपको ऑपरेटिंग भी दिख रहे हैं, तो इंटरेस्ट पेड के नाम से जो खर्चा हुआ है वो एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट तो नहीं है सर। उसी हिसाब से इनकम भी अगर आप देखोगे तो इंटरेस्ट देख लो, चाहे डिविडेंड रिसीव देख लो, ये बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, ये बिजनेस की नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, या कह लो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो इसका मतलब सर यहां पर जो भी हमारा, अच्छा मान लो अब एक क्रेडिट साइड बड़ी आई और एक्सपेंसेस कम आए, और मान लो ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया, मान लेते हैं 100 रुपए का, तो ये जो नेट प्रॉफिट भी निकल के आए, अब आप इजीली कह सकते हो नेट प्रॉफिट के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी है और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी है। सर ये याद रखना जरूरी है कि भाई नेट प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी है, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी है, या कह लो सर पीएनएल में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग खर्चे भी आ रहे हैं, नॉन ऑपरेटिंग खर्चे भी आ रहे हैं, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी देखने को मिल रही है। बेटा ये याद रखना इसलिए जरूरी है ताकि जब 12th स्टैंडर्ड में आओगे तो बहुत मदद मिलेगी। और जब मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर
जब मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट में, तो सबसे कंफ्यूजिंग पोर्शन बच्चों को लगता है सर यार सीयूजीएस वगैरह वाली फॉर्मुलेस भी आते हैं पेपर में, तो आते हैं कि नहीं आते? सर ग्रॉस प्रॉफिट अलग से निकालने के लिए भी आता है, सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निकालने के लिए आता है। जो फॉर्मूला वाला पूरा सेक्शन है सर कुछ समझ में नहीं आता, तो बेटा मैं वहां पर आपसे यही बातें कंटिन्यू करूंगा, इसलिए आज ही समझ जाओ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ट्रेडिंग अकाउंट सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को ही कंसीडर कर रहा है, लेकिन पीएनएल अकाउंट के अंदर ऑपरेटिंग के साथ साथ नॉन ऑपरेटिंग चीजें भी देखने को मिलती है, हाँ कि ना? तो इसका मतलब सिंपली मैं ये भी कह सकता हूं जो भी मेरा पीएनएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकल के आया है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एज वेल एज नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कोई दिक्कत तो बताओ? बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। ये बात हमने कर ली बेटा पीएनएल के बारे में। अब मैं आपसे बात करने लगा हूं आखिरी आज की, जो कि है बैलेंस शीट के बारे में। किसके बारे में सर? बैलेंस शीट के बारे में। सर ये आसान चीज है, बैलेंस शीट कोई चिंता की बात नहीं है भाई। बैलेंस शीट भैया बिजनेस की पोजीशन बताती है, बिजनेस का स्टेटस बताती है। बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल सर, स्टेटस कह लो, इसको पोजीशन कह लो, कुछ भी कह लो सर, ये आसान है, मुश्किल नहीं है। इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर बिजनेस अपनी लायबिलिटी दिखाता है, वेयर एज यहाँ पर बिजनेस अपने असेट्स दिखाता है बच्चों। अब मेरी बात सुनो, लायबिलिटी बिजनेस की मतलब क्या है? लायबिलिटी का मतलब क्या? बिजनेस ने जिनसे पैसा ले रखा है, बिजनेस ने जिनको पैसा लौटाना है, और असेट्स वो है जहां पर हमने अपने पैसे को क्या करा हुआ है बच्चों? इन्वेस्ट करा हुआ है। समझो जरा मेरी बात का मतलब। अगर आप लायबिलिटी देखोगे तो ये देखो, ये ओनर है, इसने कभी बिजनेस में पैसा क्या करा था बेटा? इन्वेस्ट करा था। किस नाम से? सर कैपिटल के नाम से। तो बताओ कैपिटल के नाम से इसने बिजनेस को अपना पैसा दिया था कि नहीं दिया था? ओनर ने बिजनेस को अपना पैसा दिया था, तो क्या ये बिजनेस की लायबिलिटी नहीं है उसको पैसा लौटाना? बिल्कुल है सर। तो लायबिलिटी में सबसे पहले आप ध्यान से देखो तो कैपिटल भी देखने को मिलेगी, क्योंकि सर ये वो अमाउंट है जो ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट करा था, बिजनेस ने उससे पैसा ले लिया, तो कल को बिजनेस को उसको लौटाना है, तो ये बिजनेस की एक लायबिलिटी है। इस तरीके से आप दिखा सकते हो यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से, हाँ कि ना? और सर अच्छा, अभी हम लोगों ने बात करी पीएनएल अकाउंट, जहां पर हमने नेट प्रॉफिट निकाला, तो खुद बताओ ये जो नेट प्रॉफिट है ये किसका है अल्टीमेटली? सर अर्न बिजनेस ने करा है, लेकिन देना तो बिजनेस ने कमा के किसको है? ओनर को ही तो देना है। तो इसलिए जब भी आप मान लो कैपिटल लिखते हो, मैं मान लेता हूँ कैपिटल आपने 1000 रुपए की दिखाई, कितने की दिखाई बेटा? 1000 रुपए की कैपिटल अगर आपने दिखाई है, और मान लो हमें प्रॉफिट हो गया है नेट प्रॉफिट 100 रुपए का, तो खुद बताओ इससे बिजनेस की लायबिलिटी ओनर की तरफ बढ़ रही है कि कम हो रही है? सर बढ़ रही है। उसने धंधे में ऑलरेडी कैपिटल के नाम से कितने रुपए लगाए हुए थे? सर 1000 रुपए। बिजनेस ने थ्रू आउट दी ईयर 100 रुपए और कमा लिया, तो बिजनेस कल को उसको 1000 रुपए देने के लिए लायबल है कि 1100 रुपए? सर 1100। बहुत ही आसान बात। ये एक एग्जांपल आप याद देख सकते हो कि लायबिलिटी में कैपिटल क्यों आ रही है? सर क्योंकि ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया था, बिजनेस के पास पैसे आए थे, कल को बिजनेस को उसको वो पैसे लौटाने हैं। बड़ी सिंपल सी बात है सर, लायबिलिटी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, हाँ कि ना? कैपिटल ले लो, क्रेडिटर्स ले लो, ये कौन से बंदे हैं? ये वो लोग हैं जिनसे हम लोगों ने, हमारे बिजनेस ने उधार में कभी माल खरीदा था 500 रुपए का मान लो, तो कल को हमने इसके पैसे लौटाने कि नहीं लौटाने? बिल्कुल सर। तो लायबिलिटी में ही तो आएगा बेटा, घबराने की बात ही नहीं। बिजनेस ने जो पैसा किसी को फ्यूचर में लौटाना है, तो वो बिजनेस की ऑब्लिगेशन या लायबिलिटी तो है बेटा, हाँ कि ना? और देखो मान लो हम लोगों ने यहाँ पर छोटा सा कोई लोन भी लिया बिजनेस के लिए, तो बैंक लोन, सर ये भी लायबिलिटी है, कल को ये भी तो पैसा बिजनेस ने लौटाना है। बिल्कुल सर। और कोई ऐसा खर्चा जो हमने दिया नहीं है, हो सर खर्चा था सर 10 तारीख को देना था वो एक पेमेंट किसी को, सर हमने अभी दी नहीं है, आज तो 17 तारीख हो गई, तो बेटा जो खर्चा था जो नहीं दिया, दे दिया होता तो चिंता ही नहीं होती, लेकिन अभी देना बाकी है, तो बताओ आपकी लायबिलिटी है कि नहीं? बिल्कुल सर। तो यहाँ पर आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करके भी कोई खर्चा आ सकता है, किसी भी नाम से कोई खर्चा जो कि आपने अभी तक पे, जिसकी ड्यू डेट तो आ गई है, 10 तारीख को आपने किसी को सैलरी देनी थी, और आज 17 तारीख आ गई, आपने अभी तक उसको सैलरी नहीं दी है, तो बेटा आज नहीं तो कल देनी तो है ही, तो वो आपकी एक लायबिलिटी है, हाँ कि ना? बस इस तरीके से बातें याद रखो, बस बहुत बेसिक बेसिक है यहाँ पर। अच्छा लायबिलिटी को मैं आपको एक तरीके से और समझाता हूँ कि लायबिलिटी का अल्टीमेट मतलब और क्या आप समझ सकते हो। देखो अब लायबिलिटी को ये भी तो कह सकते हो क्या, ये बिजनेस का क्या है एक हिसाब से, बड़े ध्यान से समझना, फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब सर अरेंजमेंट ऑफ फंड्स। यहां पर बिजनेस ने कुछ ना कुछ अरेंज करा है, बोलो हाँ कि ना? अरेंजमेंट ऑफ फंड्स। अगर आप ध्यान से देखो तो बिजनेस ने ओनर से कैपिटल अरेंज करी, पैसा अरेंज करा। भाई बिजनेस ने क्या बोला, भैया ओनर ओनर मेरे को पैसा दे तभी तो मैं काम करूंगा, तो ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया, तो बिजनेस के पास फंड्स अरेंज हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल सर। क्रेडिटर से भी बिजनेस ने कुछ मंगाया ताकि बिजनेस ऑपरेट हो सके, तो एक हिसाब से बिजनेस ने कुछ ना कुछ मंगाया तभी तो बिजनेस काम करेगा। बैंक लोन के थ्रू भी बिजनेस के पास पैसा आया, और इस तरीके से बिजनेस को हम कह सकते हैं, बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी को भी ये कह सकते हैं कि वो एक फाइनेंसिंग डिसीजन जहां पर बिजनेस कुछ ना कुछ ओव करता है जो कि बिजनेस ने कल को लौटाना होता है, हाँ कि ना? यहाँ पर बिजनेस एक हिसाब से सब कुछ किसी ना किसी से कुछ ले रहा है, कुछ ना कुछ अरेंज कर रहा है ताकि धंधा बढ़िया तरीके से चल सके, हाँ कि ना? तो कहीं ना कहीं मैं इसको फाइनेंसिंग लायबिलिटी को, सॉरी
फाइनेंसिंग डिसीजन नहीं कह सकता। यहाँ पर मैं अरेंज कर रहा हूँ सारी की सारी चीजें ताकि मेरा बिजनेस बढ़िया तरीके से ऑपरेट हो सके। जब मैंने सारी चीजें अरेंज कर ली तो मैं क्या करूंगा सर, बस सो जाएंगे और क्या, मस्त नींद लेंगे। हाँ कि ना बेटा, नहीं सोना नहीं है, बड़ी मुश्किल से तो हम लोगों ने चीजें अरेंज करी है ताकि धंधा बढ़िया से चले। अब हम इन अरेंज चीजों से, ये जो चीजें हम लोगों ने अपने लिए अरेंज करी है ताकि बिजनेस बढ़िया से करें, अब हम उन चीजों को इन्वेस्ट करेंगे। तो सर इन्वेस्ट करेंगे मतलब असेट्स का मतलब ही है कौन सा डिसीजन। अरे सर ये तो बहुत बढ़िया बात है सर, इस तरीके से तो बैलेंस शीट हमने सीखी ही नहीं थी कभी। इसीलिए बेटा असेट साइड का मतलब इन्वेस्टिंग डिसीजन है। भाई फाइनेंसिंग डिसीजन से हमारे पास चीजें आ गई थी जिसकी मदद से हम बिजनेस करेंगे, तो जब चीजें आ गई तो अपने पास रखेंगे कि उसे कहीं इन्वेस्ट करेंगे। और जब हम इन्वेस्ट करने की बात करते हैं तो हम असेट्स क्रिएट करने की बात करते हैं। तो इन्वेस्टिंग डिसीजन में मैं अपने बिजनेस के लिए कुछ नॉन करंट एसेट्स क्रिएट करूंगा, मतलब जिसको मैं फिक्स्ड एसेट्स भी कहता हूं, और नॉन करंट के एसेट के साथ साथ मैं अपने बिजनेस के लिए करंट एसेट भी क्रिएट करूंगा। तो बड़ी सिंपल है, बैलेंस शीट का मतलब समझ जाओ, लायबिलिटी और एसेट्स का मतलब ही क्या, लायबिलिटी का मतलब अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, हाँ कि ना, और असेट्स का मतलब इन्वेस्टिंग डिसीजन, हाँ कि ना। लायबिलिटी रिप्रेजेंट्स फाइनेंसिंग डिसीजन, जहां से मैं चीजें लोगों से बोरो कर रहा हूं, कुछ ना कुछ फैसिलिटीज ले रहा हूं ताकि मैं बिजनेस को चला सकूं। और जब मैं सारी चीजें अरेंज कर चुका हूंगा, इसको आप अरेंजमेंट ऑफ फंड्स की जगह अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज कह सकते हो, कोई समस्या की बात नहीं। भाई रिसोर्सेज अरेंज कर लिए तो कल को वो मैंने वापस रीपे भी तो करने होते, तभी तो लायबिलिटी में दिख रहे हैं सर। इसलिए लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ, फाइनेंसिंग डिसीजन। सर सब कुछ अरेंज कर लिया, कल को लौटाना भी तो है, और कल को क्योंकि लौटाना है सर इसलिए लायबिलिटी ही तो हुई फाइनेंसिंग डिसीजन, हाँ कि ना। उसी हिसाब से जब मैं चीजें अरेंज कर चुका हूं, फाइनेंसिंग डिसीजन ले चुका हूं, अब अगला स्टेप होगा उन सब चीजों को बिजनेस में बढ़िया तरीके से लगाना, इन्वेस्ट करना। और इन्वेस्टमेंट बेटा असेट्स में ही होती है, चाहे फिर वो नॉन करंट हो, कह लो फिक्स्ड एसेट्स, या कह लो करंट एसेट्स हो, हाँ कि ना। एग्जांपल अब आप देख लो मेरे साथ, फिक्स्ड एसेट्स के एग्जांपल देख लो। अब मेरे साथ बिल्डिंग हो सकती है हमारे पास, सर ये एसेट है, सुख दे रहा है, बिजनेस को चलाने में मदद कर रहा है। और सर मशीनरी, सर इसकी मदद से तो प्रोडक्शन होती है सर। और सर फर्नीचर कह लो सर, ऑफिस के अंदर जरूरी है सर, कैसे काम होगा, नहीं तो। ये हो गए मेरे कुछ नॉन करंट एसेट्स, कह लो फिक्स्ड एसेट्स। कुछ करंट एसेट्स के एग्जांपल मैं ले लेता हूं आपसे, लिख लो। ये मेरा बैंक, जिसमें मेरा पॉजिटिव पैसा पड़ा हुआ है, बैंक बैलेंस, हाँ कि ना। कुछ कैश भी मेरे पास पड़ा हुआ है, ये भी एसेट है सर, सुख देगा ना कल को, हाँ कि ना। सर डेटर्स, जिनसे पैसा मिला नहीं है, मिलना है सर, कोई चिंता नहीं सर, आएगा पैसा, घबराना नहीं है, हाँ कि ना। तो बेटा इस तरीके से मैं अपनी बैलेंस शीट तैयार कर लूंगा, और बैलेंस शीट हमेशा टैली ही होगी। क्यों सर टैली होगी, सर क्यों टैली होगी बेटा, क्योंकि बचपन में एक बात सीखी थी अकाउंटिंग इक्वेशन में, है ना भाई, बैलेंस शीट टैली क्यों होती है सर, हमेशा क्यों टैली होती है। बच्चे कह रहे सर हमारी तो नहीं टैली होती, सर ये तो बड़ी गड़बड़ है, हमारा तो सपना ही रह गया सर बैलेंस शीट टैली हो जाए। कहां जाएंगे, कुंभ के मेले में सर एक डुबकी तो बनती है सर, हाँ कि ना। देखो बेटा बैलेंस शीट टैली इसलिए होती है क्योंकि बचपन में आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी, असेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। मतलब बिजनेस के पास जितने रिसोर्सेज हैं, मैं असेट्स को रिसोर्सेज कह सकता हूं कि नहीं कह सकता, बिल्कुल सर। बिजनेस के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, बिजनेस के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, मतलब असेट्स हैं, वो या तो ओनर के कंट्रीब्यूशन से बने। क्या मैं कैपिटल को ओनर्स कंट्रीब्यूशन कह सकता हूं, बिल्कुल सर। मालिक की मदद से बने, या तो बाहर वालों की मदद से बने, मतलब आउटसाइडर्स कंट्रीब्यूशन, हाँ के ना। तो खुद बताओ, अगर मैं कहूं कि मेरे पास टोटल एसेट्स कितने के हैं, 110 के, और ओनर ने लगाए सिर्फ कितने रुपीस, 80 रुपए, तो बेटा बाकी मैंने बाहर वार से कहीं ना कहीं से कुछ मान लो लोन शोन लिया है, कितने रुपीस का, 30 का, तभी तो बेटा 80 रुपए मालिक ने लगाए, 30 रुपए मैंने बाजार से लोन लिया, इन 110 रुपए से मेरा क्या हो गया, ये मेरा अरेंजमेंट ऑफ फंड्स हो गया। बोलो हाँ कि ना, अरेंजमेंट ऑफ फंड्स ही तो है, यहाँ पर मैंने फंड्स ही तो अरेंज करे बिजनेस के लिए। और जब मैं अरेंजमेंट ऑफ फंड्स करूंगा तो बेटा उसी पैसे को तो मैं कहीं ना कहीं रिसोर्सेज या कह लो असेट्स में इन्वेस्ट करूंगा। तो जितना मैंने अरेंज करा होगा, चाहे वो ओनर्स के नाम से कराऊं, मतलब कैपिटल के नाम से कराऊं, चाहे मैंने लायबिलिटी के नाम से मतलब कह लो, चाहे मैंने बाहर वालों से मदद लेके अरेंज करो, ये सब कुछ अरेंज करने के बाद मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट ही तो करा होगा। और बेटा जितना मेरे पास होगा उतना मैं सारा इन्वेस्ट ही तो कर दूंगा धंधा चलाने के लिए। तो बेटा इसीलिए असेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होती है, क्योंकि जितना मैंने, मतलब मान लो मैं बिजनेस हूं, जितना मैंने ओनर से लिया या जितना मैंने बाहर वालों की मदद से पैसा लिया, उसको मैं धंधे में बेटा इन्वेस्ट ही तो करूंगा। चाहे फिर वो किसी में असेट्स में, मतलब बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर दूं, फैक्ट्री में कर दूं, मशीनरी में कर दूं, डेटर्स में पैसा ब्लॉक कर दूं, या अपने हाथ में कुछ कैश रखूं, बेटा मैंने सब कुछ बिजनेस पे ही तो निछावर कर दिया। तो जितना मैं अरेंज करूंगा उतना ही मैं इन्वेस्ट करूंगा, इसीलिए बैलेंस शीट टैली होते हुए नजर आती है बेटा। अब बताओ कैसी रही क्लास, बेटा ध्यान से पढ़ोगे तो मजेदार ही है, आपको भी पता है। लेकिन सर पार्ट 1 नहीं देखा तो बेटा होगा तो कुछ भी नहीं, होता थोड़ी ना कुछ भी, बस सर कॉन्सेप्ट जाते हैं, नंबर जाते हैं,
ट्वेल्थ में दिक्कत आती है, ग्रेजुएशन में दिक्कत आती है सर, प्रोफेशनल एग्जाम्स की तैयारी में, सीयूटी में दिक्कत आती है सर, और थोड़ी ना समस्या है नहीं। तो बड़े ध्यान से देखो, पहले पार्ट 1 देखो, पार्ट 2 देखो, इस पार्ट 3 को देखो, और बेटा अगली लेक्चर तो मस्त मस्त बहुत ही औसम वाली होने वाली है सर। क्यों बेटा? वो जो फॉर्मूले वाली मैंने बात करी थी सर, सीओजीएस कैसे कैलकुलेट होगा, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा सर, ये इक्वेशन के थ्रू बनने वाली चीजें थी सर। यहाँ पर ट्रेडिंग पीएनएल का फॉर्मेट नहीं बनेगा, इक्वेशन के थ्रू बात बनेगी बेटा। मैं सच कह रहा हूं, पहले पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 अगर जिसी ने देख लिया, नोट कर करके रजिस्टर उठा के, ऐसे सोते हुए नहीं देखनी वीडियो बेटा, हाँ कि ना सर? सो गए सर, पढ़ाओ आप यार, देख रहे हैं सर, चिंता मत करो, रजिस्टर उठाओ, पेन उठाओ, ईमानदारी से पढ़ो। तो अगली क्लास तो बेटा पार्ट नंबर 4 में इसको कहूं या कह लो किसी भी नाम से मैं बना दूंगा इसकी तो वीडियो, फॉर्मुलेस के नाम से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर फॉर्मुलेस वाली वीडियो होगी। लेकिन जिन्होंने ये तीनों वीडियोस घोट के पी ली होगी और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं सच कर रहा हूं बेटा, फॉर्मुला करने में कोई दिक्कत आने वाली है ही नहीं, आप लोगों को मजा आने वाला है बहुत ज्यादा। और बेटा फॉर्मुलेस वाली वीडियो के बाद हम लोग अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू रखेंगे और हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या कह लो फाइनल अकाउंट्स के अंदर एडजस्टमेंट्स की बात करने वाले। लेकिन ये 3 लेक्चर सच कह रहा हूं आपसे, सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे दिक्कत आनी ही नहीं है, बशर्ते ये तीनों लेक्चर्स बेटा, क्या ही दिक्कत है, फोकस करके देखो। एक दिन बैठो, वेब सीरीज भी देखते हो सर, उसके तो आप 2-2 सीजन कह लो यूं देख लेते हैं सर, बिना बिना रुके। तो बेटा ये क्लास भी तो इंपॉर्टेंट है, और बेटा फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं, ठीक है? बहुत ध्यान से देखो, बहुत बहुत अच्छे से करो बस, ठीक है? मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो, आगे बढ़ो बच्चों, बाय बाय।